इसके क्वेश्चंस किए थे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज tan A is always less than 1. This is false. Can be 1, can be more than 1 also, can be less than 1 also. ठीक है, ये सारी रेंज होती है। tan A फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, फ्रॉम माइनस टू प्लस। इक्वल नहीं करते इन्फिनिटी को, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दैट नंबर इज। सो पूरा नेगेटिव जितना मैक्सिमम लेके जा सकते हैं उतना ले जाओ, जितना पॉजिटिव लेके जा सकते हैं उतना ले जाए। हाँ, फॉर योर पर्टिकुलर क्लास 10th के लिए आप नेगेटिव रेशियोज नहीं लेते हो, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए पॉजिटिव ही होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको माइनस नेगेटिव नहीं सिखाते। बट टैन कैन बी मोर देन 1, टैन कैन बी लेस देन 1। मोर देन 1 में जितना मर्जी ऊपर ले जा सकते हो इसको। ठीक हो गया? जैसे ट्रिग्नोमेट्री की, हाँ जी, वो डिपेंड करता है एंगल पे। अगर तुम नीचे जा रहे हो, डीप जा रहे हो, नीचे गड्ढा खोद कर वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो, तो एंगल ही चाहिए, है ना। अब तुम ये लेकर, यू ट्राइंग टू डग अ होल, और तुमने उस पे एंगल ऐसे रखना है ना, तो ये नेगेटिव एंगल होंगे। ठीक है, तो ये जब तुम 11th में मैथ्स पढ़ोगी तब आएगा। दिस इज अनदर बिग कॉन्सेप्ट अलग से। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है secant A is equal to 12/5 for some value of angle A. So it's true. secant A 12/5 हो सकता है। secant रेशियो में can the numerator be more than denominator? Yes, the numerator has to be more than denominator because it is hypotenuse by adjacent side. तो this is true, 5/12 नहीं हो सकता, लेकिन 12/5 हो सकता है। ठीक है, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। पहले तो cosecant नहीं है, ये क्या है? कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसीकेंट नहीं है। ठीक हो गया? जैसे नाम में फर्क है। मैंने तुम्हें पहले क्या बोला था? दिव्यांशी बोला था, और एक दूसरा मैं नाम था तुम्हारा, क्या बोल रही थी पहले? हाँ, दिवांशी। तुमने मुझे क्या कहा था? मैम दिव्यांशी है। तो ऐसे ही कोसाइन और कोसिकेंट में फर्क है, दोनों के नाम अलग है, दोनों की रेशियोज अलग है, राइट। एंड प्लस ऑफ कोर्स इट इज कोसिकेंट जो रेशियो होती है हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड। एंड व्हेन आई टॉक ऑफ कोसाइन, द रेशियो इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। दोनों में फर्क आ गया ना। ये कोसाइन है, वो कोसिकेंट है। कोसेक रेशियो जो रेसिप्रोकल ऑफ साइन हम लेते हैं, क्लियर होगी, वो रेशियो। Then fourth one, which is very important, fourth में देखो क्या लिखा हुआ है, cot A is the product of cot and A। तो कोई एक नंबर cot और A को मल्टीप्लाई करके मैंने कहा cot A बन गया, ऐसा होता है? नहीं। cot is a ratio A with respect to angle, ratio with respect to angle। एंगल पे खड़े होकर, एक पॉइंट पे खड़े होकर हमने अपने आई लेवल को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया, और फिर देखा जो ट्राइंगल बना है उसमें हमने साइड्स की रेशियो ले ली। कॉट हमें बताता है कि कौन सी साइड्स की रेशियो लेनी है, और ए का मतलब किस एंगल पर। आपके पास बाइनोकुलर्स है, तो किस एंगल पे आपने उस बाइनोकुलर्स को एडजस्ट करना है, और फिर उसके साथ एक इमेजिनरी ट्राइंगल बना। ठीक है, यू स्टैंडिंग ऑन दिस ग्राउंड लेवल, यहाँ पर खड़े, तुम्हारे पास बाइनोकुलर्स है, दिस इज योर आई लेवल। नाउ यू से 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो आपने 60 डिग्री पे देखा। ठीक है, अब ये इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसे नहीं कि वो वहां से वो रोप बन गई, राइट। इफ यू आर वॉचिंग इट, दैट्स अ इमेजिनरी लाइन, लाइन ऑफ साइट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई पॉइंट करता है कि वो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा आपका, तो वहां, तो देन यू सी द फिंगर, एंड देन एक इमेजिनरी लाइन आपके माइंड में क्रिएट होती है, तो आप उसको देखते हो कि वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एंड देन यू ट्राई टू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन दैट डायरेक्शन, है ना। अब मैं कहूं कि वहां पड़ा और आप वहां देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे ही हमने 60 डिग्री एंगल पर ऑब्जेक्ट को देखा, तो एक इमेजिनरी लाइन ऑफ साइट होती है हमारी, वो जाती है, तो उसके साथ हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पे जाके रुकी, यहाँ पे कोई बर्ड है, कोई एक पेंटिंग लगी हुई है, कुछ भी है, वहां जाके रुकी, एंड देन वी ट्राई टू क्रिएट एन एंगल। ठीक है, तो जब कॉट की बात कर रहे हैं ना, तो वो बताता है कौन सा एंगल 60 डिग्री, और कॉट मतलब कौन सी दो साइड्स की रेशियो ले रहे हो। समझ में आ गया? कॉट मतलब आपने एडजेसेंट, इस 60 के अकॉर्डिंगली दिस एडजेसेंट होगा, और ये क्या होगी? ऑपोजिट साइड, इनकी रेशियो ली है। सो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट, दिस इज रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल। अब आते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, होता है ये?
साइन थीटा 4/3 हो सकता है किसी भी थीटा के लिए। ट्रू। साइन रेशो क्या होती है? हाँ, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर मैंने 4 ऊपर लिखा है तो मैं 3 बना रही हूँ हाइपोटेन्यूज को 3 के, और ऑपोजिट को लिख रही हूँ 4 के, विच इज नॉट पॉसिबल, सो देयरफॉर दिस इज फॉल्स। तभी मैंने कहा था ये असर्शन रीजनिंग में आएगा, बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 मार्क कर लेना। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन नंबर 6 मार्क कर लेना, ये बाद में करवाने हैं। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में और भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं एग्जांपल 2 या क्वेश्चन 6 क्यों डालूं पेपर में? ठीक है, बिकॉज बहुत थ्योरेटिकल है, एक थ्योरम की तरह है, राइट? तो इसीलिए मैं स्किप कर जाती हूँ कि ठीक है करवा देंगे, या मैं भूल जाती हूँ, तो प्लीज फिर भी कर लेना, बिकॉज अगर पेपर में आ गया, प्री बोर्ड में आ गया ना, तो 3-4 नंबर चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? एज एन इम्पॉर्टेंट बाद में करेंगे। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। मैंने आपको कहा कि एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0.1, 0.2, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हमारे पास बहुत सारी रेशियोज हैं, राइट? और पहले ना, अभी तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स इजीली अवेलेबल है, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज, राइट? अब ऑनलाइन कभी भी आप साइन 40 सर्च करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। साइन 1 डिग्री सर्च करोगे, दैट इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड और 1 डिग्री पर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, तो साइड्स की रेशियो क्या बनेगी? समझ में आई? इफ आई से आई लुक फॉर, ये देखो, ठीक है, अगर मैंने कहा साइन ऑफ 1, 11 लिख लिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? 0.19। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पॉइंट पर खड़ी हूं, एंड आई सी एन ऑब्जेक्ट विच इज एट 11 डिग्रीज। 11 डिग्रीज पर मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखा है, अपने बाइनोकुलर्स को 11 डिग्री एडजस्ट करके आई लुक एट दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो साइन 11 जो है मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 0.19 आया। इसका मतलब साइन रेशो कौन सी होती है? हाइपोट ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब इफ आई नेम दिस ट्राइंगल एज एबीसी, ए बी और ए सी की रेशो कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 19/100। दिस इज वेयर ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड। आपको एंगल निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है, उसके लिए बहुत टूल्स हैं जिससे आप एंगल्स निकाल सकते हो, या अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि 60 डिग्री पे देख रहे हैं, 90। योगा करते हैं तो कहते हैं ना 60 डिग्रीज पर अपनी लेग्स को रखो या 45 पे रखो, तो आप अप्रोक्सीमेशन में रखते हो। तो वैसे ही एंगल्स के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज है निकालने के लिए, और हर एक एंगल के लिए रेशो को फिक्स किया गया है। ठीक है, वो फिक्स होती है। आपका ट्राइंगल बड़ा होता रहेगा, सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, अब इसको मैं छोटा कर दूं, एंगल तो 11 ही रहा, अब ये साइड भी, तब भी इनकी रेशियो, यहां पर मैंने डीई लिखा है, तो डीई बाय डी सी, तब भी रेशियो क्या रहेगी? 19/100। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो फिक्स रहती है, ट्राइंगल्स बड़े छोटे होते रहेंगे। इतना क्लियर हो गया ना? चलो, अब आते हैं, वी लुक फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, उसकी रेशियो। तो पहली चीज तो हम ये करेंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स? ठीक है, कैलकुलेट रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अच्छा, वो स्पेसिफिक एंगल्स भी आपके पास कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। आपके लिए 3 ही है। क्वेश्चंस जो आएंगे ना 30, 45, 60 में ही आते हैं, इसके अलावा कोई और एंगल नहीं आएगा। बहुत सारी वैल्यूज है, फॉर दैट यू नीड टू कैरी योर कैलकुलेटर्स, और यू नीड टू बी गिवन अ लॉग टेबल। एक टेबल होती है, बुक होती है, जिसमें सारी वैल्यूज दी होती है, या तो वो आपको सिखाई जाए, ठीक है, लेकिन आपके लिए 30, 45, 60 ही आएगा। तो इनके टेबल को याद कैसे करना है? दूसरी चीज, इनको डिराइव कैसे करते हैं? ठीक है, 45 डिग्री एंगल पहले देखते हैं। ठीक है, चलो पहले साइन 30, पहले 30 पे ही देखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे 30 डिग्री ट्राइंगल ड्रॉ करना है, या 60 डिग्री किसी ट्राइंगल में ड्रॉ करना है, तो 60 डिग्री एंगल के साथ कोई आपको ट्राइंगल समझ में आता है? इक्विलेटरल। ठीक है, तो 60-30 के लिए हमेशा whenever you need to calculate the trigonometric ratio, जिसे कहा जाएगा एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली,
साइन 60, हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 ज्योमेट्रिकली? ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ड्रॉ करना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर डेरिवेशन पूछी जाएगी ना तो हमेशा ऐसे ही करना है, उसमें हम ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर। अब क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है तो परपेंडिकुलर एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं आया, जिसे हम सेंटर पे कर देंगे। ठीक हो गया? तो मैंने ये ट्रायंगल लिया इक्विलेटरल, दिस इज एबीसी। अब थोड़ी बहुत हमने जितनी भी हमने अपनी नाइन्थ पढ़ी है, एंगल बी क्या है 60, एंगल बी ए डी कितना होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनते हैं, इतना तो हमें पता है ना। और ये कितना है 90। अगर मैंने इस साइड ए बी को ए लिया, आई नॉट टेक ए टू ए, मैं ए ले रही, ठीक है, एसी को भी ए लिया, तो बी डी कितना बन जाएगा? आप बताओ, आपने ये एडी निकालनी है, निकाल सकते हो कैसे? पाइथागोरस से। तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, लिखो इसको, कैलकुलेशंस करो। दिस इज ज्योमेट्रिकली डेरिवेशन ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री। एडी हो गया 3a² बाय 4, या एडी कितना आ गया √3a/2। वैसे भी हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2a, होता है ना ये a, दिस इज a/2 एंड √3/2a। क्लियर हो गया ना सबको ये? अब अगर मैं आपको बोलूं यही ट्रायंगल दे दूं मैं आपको, है ना, मैंने तो बना कर दिया है इक्विलेटरल, पर इसको मैं 30 60 90 वाला ही बना कर दूं और मैं कहूं कि इस ट्रायंगल एबीडी में फाइंड साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 आप यहां खड़े हो जाओगे। 60 की ऑपोजिट साइड क्या है? एडी कितनी वैल्यू है इसकी? √3/2a। और साइन रेशो क्या होती है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो किसी ने इसको ऐसे समझाया था फ्रैक्शंस में, दैट न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ कट होता है एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा √3/2। सो दिस इज हाउ आई डिराइव साइन 60। अब मैं वही आपको cos 60 पूछूं, वही मैं आपको tan 60 पूछूं, तो आप निकाल सकते हो ना सारी रेशियो। तो फॉर 30 एंड 60 लिख लो, फॉर 30 एंड 60 ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल। For 30 and 60 draw equilateral triangle। अब अगर मुझे निकालनी है 45, आइसोसलस कौन से वाला, जिसमें राइट एंगल भी हो, आइसोसलस राइट ट्रायंगल। ठीक हो गया? क्लियर हो गया बच्चे सबको? 30 60 तो क्लियर हो गया ना यहाँ पर, बिकॉज वी हैव ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन वी कैन फाइंड साइन 60 साइन 30 cos 60 cos 30 tan 60 tan 30, निकाल लेंगे ना। अब आते हैं हाउ टू फाइंड 45 डिग्री वाली रेशियोज। तो उसके लिए ड्रॉ किया जाएगा, लिखो 45 के लिए आपने ड्रॉ करना है आइसोसलस राइट ट्रायंगल। तो जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, देखो अब आपको रेलिवेंट लगेगा। आइसोसलस ट्रायंगल नहीं होगा, साथ में आइसोसलस राइट ट्रायंगल है। दो साइड्स इक्वल है, इसको लिया ए और बीसी को भी लिया ए, तो आपका एसी क्या बन जाएगा? a² + a² का पाइथागोरस यूज किया, कितना आ जाएगा √2a। इतना तो क्लियर है ना बच्चे सबको? अब दो साइड्स इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ए कितना होगा 45, एंगल सी भी कितना होगा 45। समझ में आ गई बात ये? अब मैं आपको बोलूं साइन 45 निकालो, तो आप क्या करोगे? किसी भी 45 पे बैठ जाओ जाकर, है ना। अब आप ए पे हो तो यू लुक एट द ऑपोजिट साइड, a अपॉन हाइपोटेन्यूज √2a। सो न्यूमरेटर
कैंसल बाय द न्यूमरेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, राइट? सो ये आ जाएगा 1/√2। अगर मैं बोलूं tan 45 निकालो, तो किसी भी जाकर 45 पे बैठ जाना। tan क्या होता है? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, a बाय a विच इज 1। समझ में आ गई बात? ये तो देखो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan a इज 1। एग्जाम्पल 4 देखो, लिखा हुआ ना tan a इज 1, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आया था, क्योंकि बात ये tan a आया था ना और आइसोसेलेस आया था, है ना? तो इसका मतलब tan a जब 1 होगा, tan की रेशियो किसी भी एंगल के लिए अगर 1 होगी ना, मतलब 45 आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। क्लियर है? अब ये हर बार तो हम ऐसे ट्रायंगल बनाने से रहे, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो हाउ डू वी रिमेंबर? तो जब भी आपका एग्जाम होगा, एक गोल्डन टिप मैं आपको दूंगी। आपके पास वो 5 मिनट होते हैं, पेपर आपको जब नहीं मिलता या इनिशियली जब पेपर कर रहे हो, आप ये टेबल अपने पास जाकर वहां बना लोगे, ठीक है? कोई चीटिंग के लिए बोलता है, कुछ करता है, तो पेंसिल से जाकर लिख लो, बाद में इरेज कर सकते हो। चुपचाप से बना लेना, बिकॉज इन बिटवीन पेपर क्या होता है, स्ट्रेस होता है, मिडल में हो वो 45 50 60 और सीकेंड कहा जाएगा, कॉस कहा जाएगा, तो कंफ्यूजन्स होती हैं। सो अगर टेबल होगा, सिर्फ देख रहे हो और लिख रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे हो। और ऐसा होता है कि tan 30 की जगह हमने tan 60 लिख दिया वैल्यू, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। सो दिस इज अ वेरी रेलिवेंट टेक्निक जो मैं भी करती थी एग्जाम्स में। मैं जाकर वहां पीछे टेबल अच्छे से सॉल्व कर ली थी, बिकॉज मेरे टाइम पर वो कोई बोलता नहीं था कि क्यों बनाया है, क्यों नहीं बनाया है। अगर आपके टाइम पे, बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स हु टेल कि मैम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों बनाया है, तो जाकर पेंसिल से लिख लो, पेंसिल से कोई कुछ नहीं बोलने वाला, बाद में उसे इरेज कर सकते। बताती हूँ सर, सब बता रही हूँ। tan 60 की निकाल लो वैल्यू। अगर 60 इसमें निकालना है ना, तो आप आइसोसेलेस वाले में जाओगे बच्चा, वो इक्विलैटरल में जाओगे, 60 जाना है तो। इसमें तो निकाल ही नहीं सकते हम, है ना? तो tan 60 इफ यू वांट, यहाँ से tan 60 निकाल, 60 पे बैठे हो, ठीक है ना? यू लुकिंग एट द ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, √3/2a अपॉन a/2। तो न्यूमरेटर इससे √3 आ गया ना। तो अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है? तो ये तो सारी डेरिवेशंस थी जो अगर क्वेश्चन आएगा तभी हम करेंगे। अब आपको ये बाय हार्ट वैल्यूज याद करनी है। मतलब अगर मैं आपको कल सोते हुए भी उठाऊं ना कि बोलूं sin 60 कितना होता है, तो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए √3/2। सो हाउ डू वी रिमेंबर इट? बाय प्रैक्टिस। बट ये टेबल अपने पास तब भी बना के रखना, ठीक है? तो हमने क्या करना है इसमें, साइन, कॉस और ये tan ऐसे लिखा। यहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, इसके बहुत सारे रूल्स है। हम विल टेल यू, वो नंबर हाथों से टेक्निक वाली है, वो मुझे नहीं आती क्योंकि मैंने वो नहीं सीखी हुई, तो आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस। इसमें क्या करना होता है आपने, सिर्फ साइन में हमने क्या करना है, यहां लिखोगे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, ठीक है? ये लॉजिक है, इसको याद करना भी कैसे याद करेंगे, तो स्टोरी बना दी, 0 से स्टार्ट किया तो 0 1 2 3 4, 4 पे खत्म हुआ। अब यहाँ 4 से डिवाइड कर दो, उसके बाद इन सबके स्क्वायर रूट्स ले लो, आपके पास सारी रेशियोज आ जाएंगी। कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट किया, बिकॉज 0 डिग्री एंगल है ना, तो 0 1 2 3 4, लास्ट में 4 गए तो पीछे 4 से सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब 0/4 तो 0 ही होता है, 1/4 कितना होता है, 1/2। क्लियर हो गया? ये 0 है, यहां आ जाएगा 1/2। 2/4 कितना हुआ, 1/2, स्क्वायर रूट में है तो 1/√2। ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1। सिर्फ साइन के लिए ये करना है। समझ में आ गया? ये टेबल ना हर बार जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी ट्रिग्नोमेट्री का, आपके टेस्ट पेपर में टेबल बनाना चाहिए, बहुत काम आएगा। मैं तो बोर्ड में भी बना कर आई थी। और ये उसके बाद मैं 3 फॉर्मूलाज करवाऊंगी, बिकॉज आई यूज टू गेट कंफ्यूज इन 2 ऑफ द फॉर्मूलाज, ठीक है? तो उसको रट्टा भी मारा हुआ था, फिर भी कि कंफ्यूज और भी ना हूं, तो मैं क्या करती थी, उसको जाकर साइड पे लिख लेती थी। एंड फॉर एवरी पेपर जहां मुझे कंफ्यूजन होती है ना कि वो केमिकल कॉम्पोजिशंस में, तो मैं जाकर ना पीछे पेपर के जस्ट पहले पढ़ा, 2 मिनट लगेंगे, रिवाइज किया, है ना?
पेपर देने, जस्ट आपने बुक सबमिट किया एंड देन यू गेट योर आंसर शीट एंड देन आई यूज्ड टू राइट ऑन द बैक पेंसिल से। समझ में आ गई चीज? ठीक है, ताकि पेपर में कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि वो एक कंफ्यूजन ही पूरा पेपर गलत कर देती है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, साइन बना लिया ना, 0 1/2। अब कॉस की वैल्यू लिखनी है, तो जो आपने 90 में साइन की वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है 1, वो यहां लिख दो। समझ में आ गया? अब यहां पर 60 में क्या लिखा है √3/2, तो वो यहां पर 30 में आ जाएगा 45, और इसको बिल्कुल इसके सामने लिखना है, यहां 1/2 और यहां पर 0। ठीक है, पूरा टेबल अच्छे से बन जाएगा। और ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ना, मतलब फरवरी तक या जैन तक ये वैल्यूज बाय हार्ट याद हो जाती हैं। बट फिर भी आई सजेस्ट पेपर में बनाना, क्योंकि वहां जब अगर ऐसा लंबा सा क्वेश्चन आ गया, सोचने नहीं बैठोगे कि सीकेंड 60 √3/2 की 2/√3 या 1/2 लिखूं 2 लिखूं। समझ में आ गई बात? अब tan निकालना है तो sin बाय cos, तो 0/1 इज 0, 1/2 √3/2 विल बी 1/√3, 1/√2 1/√2 1, tan 45 वैसे भी इजीली होता है कि 1 होता है। ठीक है, तो दिस इज √3। tan 60 बड़ा हो गया ना, 60 बड़ा हो गया तो tan की वैल्यू भी बड़ी होगी। ठीक है, और tan 90 अब क्योंकि और बड़ी करनी है तो ये जाता है 1/0 विच इज क्लोज टू इंफिनिटी, या फिर हम इसे लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। तो आपकी बुक में ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 60 ये टेबल बना हुआ है 8.1, जिसमें 6 की 6 रेशियोज लिखी हुई है। मैक्सिमम साइन कॉस टैन ही काम आता है। चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ टैन काम आएगा, बहुत कम है कि साइन काम आए। ठीक है, नहीं वो 30 60 हमें तो याद हो जाता है, बिकॉज यही दो एंगल्स है। एंड बिलीवर्स वी हैड 58 64 और 58 20 मिनट्स। ठीक है, तो हमारे पास वो लॉग टेबल्स होते थे। लॉगरिदम्स आपको नहीं है, मे बी 10th में या 11th 12th में सिखाया जाए लॉगरिदम्स। वी यूज टू स्टडी देम इन 10th क्लास, तो उसके लिए लॉग टेबल्स दिए जाते थे हमें, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट रिमेंबर दोज वैल्यूज। और इसके भी हमारे पास टेबल्स होते थे, उससे चीटिंग होती थी। तो किसी ने एक लिया लॉग टेबल, वो अंडरलाइन कर देता था पेंसिल से, फिर दूसरा बच्चा लेता था, वो चेक करके उसको इरेज करते थे। तो मे बी फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वो ऑड वैल्यूज ऑफ 58 90 98 या 58 62 वो सारी चीजें खत्म हो गई है। पर आईसीएसई बोर्ड में अभी भी वो एंगल्स हैं। ठीक है, सो आई स्पेसिफिकली रिमेंबर वी यूज्ड टू फाइंड, अगर मैंने लॉग मान टेबल लिया है ना, तो पता है कि किसी और ने वहां पे उसको ले ही लेना है, और मुझे पता होता था, मुझे कहा जाता था कि इसको अंडरलाइन कर देना। क्लास में रहना है ना। है ना, या तो पावरफुल हो जाओ कि वो ना क्लास में एक ही गुंडा होता है, वो तो वैसा, तो वो बन जाओ, वो मैं तब नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए आई यूज्ड टू डू कि ठीक है मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बट आई यूज्ड टू बी वेरी कॉशियस कि मैं ना फंस जाऊं। अच्छा, आपको साइन कॉस टैन समझ में आ गया, अब इसके रेसिप्रोकल्स भी याद कर लोगे। ठीक है, टेबल में वैसे ये तीन ही याद कर लेना। हाँ, तो प्रूफ मैंने करवा तो दिया सारा, बस इतना सही। 30 60 डिग्री वाला ड्रॉ करोगे, उसमें साइड्स निकाल लोगे। नाइन आइसोसेलेस ड्रॉ करोगे तो उसमें साइड्स निकाल लोगे। देन यू फाइंड साइन 45 साइन 8 साइन कॉस 45 साइन 30 साइन 60, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर कौन से के लिए कौन सा एंगल निकालना है वो। अब आते हैं हाउ टू फाइंड साइन 0 डिग्रीज, है ना। तो आपकी 0 और 90 के लिए वैल्यू कैसे निकलती है, हाउ डू वी जस्टिफाई साइन 0 साइन 90। ठीक है, अब साइन का मतलब है रेशियो जो हम ले रहे हैं, 0 डिग्री तो बाद में आते हैं, रेशियो क्या ले रहे हैं, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। देखो नोटिफिकेशन भेजी हुई है ग्रुप में, देख योगा ग्रुप बनाया हुआ है मैम ने। हाँ, तू नहीं है, मैं ऐड नहीं कर सकती। मैम को बोल देना, आई सेंड यू द लोकेशन। 4060 है, क्या 4060 ये देख भेज, BRS नगर बेटा। 4060 लोकेशन भी सेंड कर रही हूँ, उसकी मम्मा ने भेजा। ठीक है, तो हमें साइन 0 लेना है, तो मैं यहां पर खड़ी। साइन का मतलब है ऑपोजिट साइड, 0 एंगल मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये वाली साइड जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 0 डिग्री आप एंगल दे रहे हो, इसका मतलब ये जो साइड है खत्म होती जा रही है, ऐसे है ना। आपने एंगल 0 बनाना है, तो आप क्या करोगे, धीरे 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 धीरे
नीचे आते रहोगे, आपकी एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज बिल्कुल इक्वल ओवरलैप कर जाएगा, और ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, 0। अब हाइपोटेन्यूज कोई भी वैल्यू हो, दैट्स व्हाई साइन 0 इज 0। ठीक है, तो कभी किसी ने कहा था कि मैम ये आया है जस्टिफाई हाउ डू यू गेट साइन 0 एज 0, तो यही इसको जस्टिफाई करना है। आपके यहाँ पर बना हुआ है कि अगर हम, बिकॉज साइन इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो इफ यू सी एंगल 0 डिग्री फॉर एंगल एबीसी, यहाँ पर अगर मैं एंगल सी लेती हूँ, एंगल सी टू बी 0 डिग्रीज, that means hypotenuse AC and BC will coincide, opposite side will get the value, will become of length zeros। ठीक है, ऑपोजिट साइड की लेंथ 0 हो जाएगी, हेंस साइन 0 0 हो गया। अब साइन 90 पे आते हैं, है ना। अब साइन 90 का मतलब है कि ऑपोजिट साइड बाय, मुझे 90 डिग्री पर देखना है, बिल्कुल ऊपर जाकर अपने पर, बिल्कुल मतलब आई नीड टू लुक एट 90 डिग्रीज। तो अगर मुझे 90 डिग्रीज पर इस एंगल को देखना है, यहां पर एंगल शुड बी 90। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ऐसे जा रहा है, तुम कह रहे हो एंगल 90 करो, करते रहो करते रहो। ठीक है, तो आपका जो ये ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज के साथ मैच कर जाएगी। ये जो ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है वो शिफ्ट होता होता, 90 डिग्री बनाना है ना, 90 डिग्री तो यहां बना हुआ है, तो आप यहां से शिफ्ट होते होते बिल्कुल यहां पर आ जाओगे। सो ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, दैट्स व्हाई साइन 90 जो है वो 1 हो जाता है, बिकॉज बोथ द वैल्यूज गेट इक्वल। साइन 90 पे आपको इस चीज को देखना है, 90 डिग्री पर आपकी गर्दन बिल्कुल ऊपर की हुई है, तो आप बिल्कुल इस पॉइंट पर आओगे, तब इस 90 डिग्री को देख पाओगे। समझ में आई बात? ये ऑब्जेक्ट यहां है, आप यहां पर खड़े हो, आपको ऑप्शन दिया है कि आपकी जो कंपास है या जो आपका बाइनोकुलर है वो ऐसे ही जाता है ना, उसको ऐसे एडजस्ट किया हुआ है। अब आप क्या करोगे, आप वो इस तरफ ऐसे ही पॉइंटेड है, तो आप मूव करते 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 आगे आओगे, बिल्कुल यहां पर आ जाओगे, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो बिल्कुल मैच कर गया विद ऑपोजिट साइड, दैट्स व्हाई साइन 90 इज 1। सेम जाता है कॉस 0 में, कॉस 90 में। ठीक है, कॉस 0 में आपकी ऑपोजिट साइड, cos 0 में adjacent side will be equal to hypotenuse, that's why cos 0 degree is 1। cos 90 में your adjacent side will become equal to 0, that's why cos 90 is 0। ठीक है ना, देखो अब तुमने बाइनोकुलर्स करते करते यहाँ गए, आपका ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूज के साथ मैच कर गया, लेकिन ये नीचे वाला बेस क्या हो गया, बिल्कुल, है ना। अब जैसे वो क्या होती, लैम्प्स होती है, स्ट्रीट लाइट्स होती है, उसके बिल्कुल नीचे खड़े होना है आपने, तो बिल्कुल जो डिस्टेंस है आपका ये एडजेसेंट साइड का वो खत्म हो जाएगा, एडजेसेंट साइड 0 हो गई, तो इसका मतलब 90 डिग्री बनाने के लिए एंगल एडजेसेंट साइड 0 हो गई, दैट्स व्हाई cos 90 इज 0 एंड दैट्स व्हाई cos 0 इज 1। समझ में आ गया? ये सिर्फ इसको रेलिवेंस, ये कभी किसी ने पूछ लिया या कोई वाइवा में आपको कभी कुछ पूछता है तो यू कैन एक्सप्लेन। अब आज तक तो नहीं आया, बट हाँ देयर वाज अ टाइम व्हेन टीचर ने कहा कि नहीं चीज को एक्सप्लेन करो, वो क्लास टेस्ट होते हैं, कुछ होता है, कुछ भी है तो यू नीड। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर पर जिसमें हमें एग्जाम्पल नंबर 6 कहा गया है। ये बहुत ही ज्यादा सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, टेबल अपने पास रखना, उसको याद रखना है, उसमें से चेक करते रहो। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल एक साइड कोई भी एक दियो, इसका मतलब उस ट्राइंगल की पूरी हिस्ट्री आपके पास है, उसकी तीनों साइड्स तीनों एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में एक साइड एक एंगल अगर आपको दिया गया है, और आपके पास तो है ही 30 60, है ना, तो इसका मतलब उस ट्राइंगल के बारे में आप सब कुछ बता सकते हो। In triangle right angled at B, AB is 5 centimeter, angle ACB is 30 degree. Determine the length of side BC and AC. अब इसमें पाइथागोरस तो लगा नहीं सकते क्योंकि दो साइड्स नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास एंगल है, अभी आपकी मर्जी है आपने कौन सी रेशो लगानी है। नाउ इफ आई नीड टू फाइंड साइन, sorry AC which is hypotenuse, so I should either use साइन और कोसाइन। अगर मुझे एंगल दिया हुआ है तो एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड दी है, ऑपोजिट वाली, है ना, एसी जो है वो ऑपोजिट है, तो साइन रेशो मैं यूज करूंगी, साइन 30 इज इक्वल टू
ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर हो जाएगा ए बी बाय ए सी। अब अपने टेबल में से आप चेक करोगे साइन 30 कितना होता है, 1/2। यहां लिख दोगे ए बी आपको दिया हुआ है 5, ए सी दिया हुआ है 10, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद चाहे आप पाइथागोरस लगाओ और tan की रेशियो लगा लो, दैट इज योर विश। एक रेशियो को विल फाइंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड को भी हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू कर सकते हैं, जैसे मैंने tan 30 यूज किया विच इज 5/BC। tan 30 मुझे पता होता है 1/√3, 5/BC, सो देयरफॉर BC इज 5√3 सेंटीमीटर। सहज समझ में आ गया? यस मैम। यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? बिकॉज ये पूरा जो एक्सरसाइज है ना, देखो जो दिमाग खपा हुआ एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट वाली होगी, जिसमें सोचना पड़ेगा, जो लगेगा पता नहीं कहाँ पहुंच गया ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो यहां तक तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। 8.2 8.3 भी विद प्रैक्टिस आ जाती है, वो बहुत मुश्किल नहीं है। इनिशियल स्टार्ट उसका स्लो होगा, बट वंस यू प्रैक्टिस दैट मीन वो 10 क्वेश्चन आपके बुक के अंदर 10-12 क्वेश्चन, उसी को 10 बार प्रैक्टिस कर लो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो समझ में आ जाती है। एग्जाम्पल 7 पे आ जाओ। इन ट्रायंगल PQR, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, PQ इज 3, PR इज 6। डिटर्मिन एंगल QPR, ये वाला एंगल निकालना है, और QPRQ, ये वाला भी एंगल निकालना है। इसको ले लिया P, है ना। अब रेशो जो मर्जी यूज करो, साइन करो, कॉस करो, बट हमें वैल्यूज क्या दी हुई है, ऑपोजिट एडजेसेंट। अगर मैं P पर हूं तो मुझे दिया हुआ है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो आई यूज cos P इज इक्वल टू adjacent side by hypotenuse which is PQ by PR which is equal to 3/6। cos P किसके इक्वल है, 3/6। और अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो 3/6 मतलब 1/2। cos का टेबल चेक करो, 1/2 कहाँ किस एंगल के साथ आया था, 60। तो मतलब जब मैं cos 60 करती हूं तो 1/2 आता है। ठीक है, और यहां पर आपका एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 रेलिवेंट होता है कि cos P cos 60 के इक्वल है। तो हमें कैसे सिखाया था टीचर्स ने कि ये cos cos कट गया, तो P आ गया 60 डिग्री। ये कटता नहीं है, ये सिर्फ समझाने का वे है, तो आप इस बात को जस्टिफाई मत करना कि cos P इज cos इंटू P। समझ में आ गया? क्योंकि हमारे लिए वो क्वेश्चन नहीं था कि ये cos P इक्वल टू cos Q है तो P इक्वल टू Q है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे हम प्रूव करते हैं कि इफ आई से एक एंगल P पर 1/2 आ रहा है और 1/2 60 पे आ रहा है, तो P का मतलब P जो है एंगल वो या तो 60 होगा, क्योंकि दोनों रेशियो सेम दे रहा है। समझ में आ गई बात? ये तो अगर दो रेशियो सेम आ रही है तो इसका मतलब उनके एंगल्स भी सेम है। क्लियर हो गया? सो P60 आ गया। अब इसके बाद मुझे पता है कि अगर P60 आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो R आई कैन फाइंड थ्रू एंगल सम प्रॉपर्टी, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। देखो उसने लिखा हुआ है एंड देयरफॉर QPR इज 60 और ब्रैकेट में लिखा है Y, एंड दैट Y इज फॉर यू टू आंसर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। समझ में आ गया? ऐसे ही करेंगे एग्जाम्पल 8। अब एग्जाम्पल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 8 और क्वेश्चन नंबर 3 वाले क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगी। पहले एक्सरसाइज 8.2 करते हैं हम। एग्जाम्पल 8 ना अलग से सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, वर्कशीट भी शेयर कर दूंगी ट्रिग्नोमेट्री की, और वो कर लेना, काफी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, सारी एग्जाम्पलर सब इकट्ठा किया हुआ है, उतना कर लो। और को ना बहुत है मैम इतना कर ले, बहुत है, हाँ बहुत है, तो सारी RD शर्मा सारी टुगेदर वो सब कवर हो जाती है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 कितना होता है, देखो टेबल से, टेबल देख, अभी नहीं याद है ना तो टेबल को ओपन करो।
√3/2 cos 30 कितना होता है? √3/2। कभी कहती हूँ टेबल देखो। देखना पड़ेगा बार बार इसको, ठीक है? नहीं याद रहेगा, बार बार चेक करोगे तो यही टेबल आपके दिमाग में जब बैठे होगे ना पेपर में, तो यही टेबल दिमाग में बाहर वो वर्चुअली आ जाएगा हमारे पास, है ना? तो sin 30 कितना होता है? 1/2। cos 60 भी कितना होता है? 1/2। तो दिस इज 3/4 प्लस 1/4 विच इज 1। तो अब ये पूरी एक्सरसाइज 5 पार्ट्स आपने खुद करने हैं, यहां बैठो, चलो करो। 2 tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर तो पता है ना अब क्या होता है? tan 45 की वैल्यू और उसका स्क्वायर। tan 45 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो जिसे आपने क्या लिखना है? tan 45 कितना होता है? 1। तो 1 को कर दिया स्क्वायर। cos 30 कितना होता है? फिर से देखो, √3/2, तो इसको कर दिया स्क्वायर। sin 60 कितना होता है? √3/2, तो यहां पर भी कर दिया स्क्वायर। तो ये और ये तो वैसे ही गए, है ना? तो आंसर क्या आ गया? 2। और यही क्वेश्चन पेपर में अब आते हैं, ठीक है? पहले ना इसमें 8.3 एक्सरसाइज थी, उससे क्या था कि ये क्वेश्चंस छुपे हुए थे, नोबडी वुड आस्क। 8.2 कोई नहीं पूछता था, 8.1 भी कोई नहीं पूछता था, और जैसे ही 8.3 डिलीट की, वो सारे क्वेश्चंस जो मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट और मैं क्लास में करवाती थी वो नहीं आते थे, वो सारे आने शुरू हो गए, ठीक है? सो 8.3 की वजह से ना, पहले वाली बुक की 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से बहुत चीजें ना इररिलेवेंट मानकर छोड़कर बस उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट करते थे कि वो क्वेश्चन आएंगे। थर्ड पार्ट सॉल्व करो। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हो और आप रेशियोज सोच कर लिख रहे हो, चाहे जितनी भी आती हो, अगर टेबल है कंफर्म करके लिखोगे, और किसी के साथ गलती से आंसर मैच कर लिया ना पेपर में बैठे हुए, cos 45 इज 1/√2, tan 45 1। cos 45 इज 1/√2, secant 30, cos 30 कितना होता है? √3/2, तो क्या हो जाएगा ये? 2/√3। को secant 30, sin 30 इज 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। इसको सॉल्व कर। हाँ बच्चे, एक बार तो लगेगा, पूरे अगस्त निकल जाएगा रेशियोज याद करने में। अभी तो जो नेक्स्ट करवाऊंगी उससे लगेगा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, विच इज एक्चुअली मुश्किल ज्यादा नहीं है, बस वो बना हुआ है एक तरह से इसका। सो दिस इज √3/√2, 2 + 2√3। और ऐसा भी होता है, जैसे cos 45 दिया हुआ है ना, तो आप cot 45 कॉपी कर लेते हैं, ऐसा भी होता है, तो उसका भी ध्यान रखना, है ना? मैं भी 2 बार चेक करती हूँ, आप लोग भी चेक कर लेना। और ये बहुत बार हुआ भी हुआ है कि अच्छा ये कॉट है, अच्छा मैंने कॉस लिख दिया, अच्छा ये तो कॉस दिया हुआ है मैंने कॉट लिखा है। प्लीज टेक इट अकॉर्डिंगली, इसमें यही गलतियां होती हैं, रेशियोज गलत लिखोगे या फिर आपने यहाँ से कॉपी गलत कर दिया, ठीक है? हो गया बच्चे सबका ये फोर्थ पार्ट। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosecant 60 डिग्री अपॉन secant 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री।
तो साइंस 30 कितना होता है? 1/2 tan 45 इज 1 माइनस कोसिकेंट secant 30 2/√3 अगेन cos 60 1/2 cot 45 1। तो कभी कभी लगता है कि ऊपर और नीचे की टर्म सेम है, कैंसिल कर दो, पर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। जीरो भी नहीं आएगा, 1/1 मतलब ऑब्वियसली फ्रैक्शन में अगर टर्म्स कैंसिल करते हो तो 1 आएगा, जीरो नहीं आएगा, है ना। हाँ, पर वो नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये न्यूमरेटर में माइनस हो रहा है और डिनोमिनेटर में वही टर्म प्लस में है। सो विल टेक द एलसीएम। तो यहाँ से हमने √2√3 एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 2√3 -4। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी ले लिया 2√3, तो ये आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो 2√3 कैंसल, so this is 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4। ये अब इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, नहीं रैशनलाइज करना तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। फोर्थ पार्ट कर लिया हमने, फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। करना चाहिए वैसे रैशनलाइज, पीछे भी रैशनलाइज करके दिया होगा। हाँ हाँ, करना ही है, पीछे भी रैशनलाइज किया होगा। इसका आंसर की भी जो दिया हुआ है रैशनलाइज करके ही दिया हुआ है। अब है अपने पास फिफ्थ पार्ट। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स का कोई क्वेश्चन रिवाइज करें? इस हफ्ते टेस्ट भी होना है ना हमारा। स्टैट्स और सिमिलर ट्रायंगल्स। हाँ, मिक्स होगा। सो फ्राइडे को टेस्ट देना है, सैटरडे को साइंस का ना होना है। फ्राइडे को स्कूल में, सैटरडे को ट्यूशन पे है। क्यों? cos 60 ऑब्वियसली, तो हमें तो अपनी तैयारी करनी है। cos 60 1/2 का होल स्क्वायर +4 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 तो 1 ही होता है, और नीचे sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, 1/2 का होल स्क्वायर 1/√3/2 का होल स्क्वायर विल बी 1। तो ये आ जाता है 5/4 +16/3, है ना, -1। तो यहाँ से 12 लिया, 15 +64 -12, तो 64 -27/12, आंसर विल बी 37/। क्लियर हो गया? चलो करवाऊंगा सिमिलर ट्रायंगल्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, बुक का कोई भी एक क्वेश्चन करवाती हूँ सिमिलर ट्रायंगल्स में।
हो गया सबका? सेकंड क्वेश्चन कल कर लेंगे, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा दूंगी कल, और हो सकता है हम अपना नेक्स्ट पार्ट भी शुरू कर दे 8.3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो लास्ट है, वो थोड़ा 3-4 दिन खिंचेगा अच्छे से, 4 दिन 5 दिन भी खिंच सकता है, और उसके बाद हमारा चैप्टर 9 रह जाएगा। सो वी हैव डन स्टैट्स। अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने सितंबर टेस्ट के सिलेबस के हिसाब से, आपको सिलेबस आ चुका है सबको? नहीं ना? हाँ, तो सिलेबस के हिसाब से आपका मैक्सिमम सिलेबस हुआ है। फर्स्ट 7 चैप्टर्स तो हो गए हैं, कोऑर्डिनेट तक वी कंप्लीटेड ऑल, है ना? अब रहता है उसके बाद स्टैट्स भी कर लिया, है ना? और कौन सा किया? प्रोबेबिलिटी 2 दिन का काम है, वो मैं करवा दूंगी आपको। अगर वो पेपर में किसी भी आता है तो दैट उसकी इतनी वरीसम वो वाली सिचुएशन नहीं है, लास्ट के 3 दिन में भी हम कर सकते हैं। तो हमारी अब मेन फोकस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 चैप्टर 9 पे रहेगी, ठीक है? उसके बाद अगर हुआ तो, अगर हो सकता है तो वो एरियाज या सरफेस एरिया वॉल्यूम जो आ सकता है, या सर्कल्स तो मुझे पता है फॉर श्योर बहुत कम स्कूल से जाते हैं, अदरवाइज दिस इज इन योर डिसम्बर टेस्ट ओनली। सर्कल्स तो नवंबर में ही आता है, ठीक है? जो हमारे ब्रॉडली चैप्टर्स रह जाएंगे ना इसमें, वो एरियाज ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स एंड मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस वो ही रह जाएंगे, बाकी हमने सब कंप्लीट कर लिया इसमें। अब आ जाओ, सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन करना है हमको। सो विच सेज ABCD इज अ ट्रेपीजियम। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, ठीक है? पर मैं आपको ऐसे लिखवा रही हूँ, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, AB is parallel to DC, E and F are points on non-parallel sides AD and BC such that EF is parallel to AB. Show that AE over ED is equal to BF over FC। जब इतनी डिटेल में फिगर दी जाती है ना, जब इतनी डिटेल में ऊपर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दी जाती है, दैट मीन्स देयर आर चांसेस दैट द फिगर माइट नॉट बी गिवन। उसने बताया E and F are points on non-parallel sides AD and BC such that EF is parallel to AB। प्रूफ करना है AE अपॉन ED इज सेम एज BF अपॉन FC। मतलब जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, ट्रेपीजियम के अंदर एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दोगे जो आपकी ऑलरेडी 2 पैरेलल लाइंस को पैरेलल है, तो जो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स की रेशियो है ना डिवीजन की, वो सेम होगी। कि अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी और ये 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में डिवाइड हुई है, 3:2 की रेशियो हो गई, तो अगर हमने दूसरी साइड 15 ली थी तो इसकी रेशियो भी क्या होगी? 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 3:2 की रेशियो हमें लेनी। एक्चुअल लेंथ फर्क आएगी लेकिन रेशियो आपस में सेम होगी। दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू प्रूव। अब इसको हम कैसे करते हैं? जब आपको ये लाइन पैरेलल दी है AB को, माय फर्स्ट स्टेप विल बी, अब मैं इसको स्टेप्स में डिफाइन करूंगी, मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगी। पहले आप क्या करोगे? CD को भी पैरेलल करोगे EF के। क्या लिखोगे? AB is parallel to EF and also AB is parallel to DC, therefore EF is parallel to DC। पहले तो हम तीनों को पैरेलल लिखेंगे, जरूरी है ये लिखना। उसके बाद माय सेकंड स्टेप, अब कभी भी अगर मुझे ट्रेपीजियम दिया हुआ है, इवन इफ आई नीड टू फाइंड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी रूल लगाना है मुझे, या इफ आई नीड टू गो फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, तो मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए? मेरे सामने ट्रायंगल चाहिए। क्या इस फिगर में मुझे कोई ट्रायंगल दिख रहा है? तो मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है? तो मैं सबसे बेस्ट होता है कि आई गो फॉर डायगोनल, बिकॉज 2 पॉइंट्स डिफाइंड है, हमने उन्हीं को ज्वाइन कर दिया बाय टू क्रिएट अनदर पॉइंट। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी जॉइन AC। और हमेशा कंस्ट्रक्शन को हमने रखना होता है डॉटेड लाइन में, प्लीज सॉलिड लाइन मत करना, कि हमेशा इसको डॉटेड में ही बताते हैं। आप इसमें डिफरेंशिएट कर देते हो कि दिस इज द कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया इतना सबको? दिस इज द कंस्ट्रक्शन वेयर बाय वी ड्रॉन AC, और यहां से बस एक पॉइंट बना, उसको मैंने G ले लिया। EF के बाद G ही आता है,
आप उसको PQR कुछ भी ले सकते हो, तो दिस विल गो इन कंस्ट्रक्शन, ये लिख लेना। अब सेकेंड स्टेप में बीपीटी लगानी है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ADC। समझ में आ गया ना सबको? इन ट्रायंगल ADC, EG पैरेलल टू DC, लिखो सारे। EG इज पैरेलल टू DC, ब्रैकेट्स में लिख सकते हो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि EF पैरेलल लिखा है, EG तो उसका पार्ट है, तो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आ रहा है ना सबको अब? तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। इक्वल नहीं है, रेशियो सेम है, प्रोपोर्शनेट होगा ऐसे। AE अपॉन ED, समझ में आ गया सबको? अब ये तो हमने पहला ले लिया, हमारे पास देखो टू प्रूफ को देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था, वो भी मेरे पास आ गया बेचारा, व्हाट आई वांटेड, है ना? अब दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ABC ले लो। ठीक है, उसमें क्या पैरेलल है? GF पैरेलल टू AB। अब वही सिमिलरली लिखना है, BPT मत लिखना दोबारा, 3 वर्ड्स लिखो, दोबारा से लिखना बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बट BPT दोबारा नहीं लिखना। सिमिलरली लिख सकते हो इफ यू वांट नॉट टू राइट BPT, पर लिखने में जाता क्या है? ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दोबारा से भी लिख दोगे तो कोई हार्म नहीं है। अब देखो यहां पर क्या होता है, हमने यहां पर जो ये रेशो लिया है AG बाय GC लिया ना, तो मैं AG बाय GC लेती हूं, और यहां पर बिकॉज A के सामने बिल्कुल कौन सा वर्टेक्स है? B, है ना? सो आई विल नॉट राइट CF अपॉन BF। A के साथ मैं कौन सा वर्टेक्स लिखूंगी? BF अपॉन CF। दोनों में से ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दो फ्रैक्शंस है ना, तो दोनों में से या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर एक वर्टेक्स शेयर करेंगे। अगर न्यूमरेटर नहीं कर रहा तो डिनोमिनेटर शुड शेयर अ वर्टेक्स। सो इफ आई राइट AG बाय GC, CF बाय BF, आई शुड इंस्टेंटली नो कि मैंने रेशियो गलत लिखी है, क्योंकि दोनों में से कोई भी कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं कर रहा। यहाँ AG लिखा है, यहाँ पर CF लिखा है, यहाँ पे GC लिखा है, यहाँ BF लिखा है। सो आई नीड टू रिवर्स द रेशियो, यहाँ पर BF लेकर आऊंगी, यहाँ पर CF। क्लियर होगी बात ये? तो अब हम करेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब वो यूक्लिड किया था ना, AE बाय ED AG बाय GC को इक्वल है, AG बाय GC BF बाय CF को इक्वल है। इक्वल्स आर when two things are equal to same thing, that means they are equal to each other। उसे लिखते नहीं है, वो यूक्लिड पढ़ाई से ली हुई थी कि यहाँ पर जब हम लगा रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं आए। Hence AE by ED is equal to BF by CF, hence proved। समझ में आ गया? यहां पर इस क्वेश्चन में क्या था, आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करके दी गई थी। क्लियर हो गया? अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, यहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करके दे रहे हैं, दोनों फर्क है क्वेश्चंस को। और कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 and 10 ऑफ द एक्सरसाइज आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 9 and 10। ठीक है, टेस्ट फ्राइडे को ले लेते हैं आपका स्टैट्स, स्टैट्स प्लस सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स तो मैं रिवाइज करवा रही हूँ, स्टैट्स आपने सबने किया हुआ अच्छे से, फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेना उसको, राइट? बेसिक क्वेश्चंस ही होंगे, कोई बहुत मैं टेढ़े मेढ़े नहीं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा वही सब निकाल कर दूंगी।